हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। जीके की जंग अमित सर के संग आज मेरी 10th क्लास का आखिरी चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जियोग्राफी बिल्कुल 6 to 10 सारे चैप्टर विद क्वेश्चन के साथ, वो भी फ्री ऑन यूट्यूब पर मैंने कराए हैं। सारे बैच के चैप्टर सब्जेक्ट सभी, चाहे वो जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो और आपकी हिस्ट्री हो, तीनों चीजें विद क्वेश्चन के साथ ऑन टेलीग्राम पीडीएफ के साथ मैंने सब कुछ फ्री देने की कोशिश की और फिर सब कुछ फुल सपोर्ट दिया और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैंने समझाया भी है। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं लिया मेरी क्लास, प्रॉपर तरीके से पढ़ी हुई है क्लासेस, सभी को जाकर के चैप्टर वाइज कर सकते हो विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सभी को मैंने प्रैक्टिकली समझाया और सैटरडे संडे अलग तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो आज हम अंतिम चैप्टर जो कि 7 चैप्टर आपके सामने है उसको खत्म करने जा रहे हैं। मतलब कोई अभी फिलहाल तो शुरू हो रहा है और फिर इसको खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा वो सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में, जो इकोनॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे आज। लाइफ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी अपने भारत की। ठीक है, परिवहन के बारे में जानेंगे। रेल परिवहन इसमें आते हैं, वायु परिवहन आता है इसमें, जल परिवहन और संचार सेवाएं, ये सभी महत्वपूर्ण है हमारे भारत की इकोनॉमी को लेकर के। ठीक है, कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है, या कहाँ कहाँ पर रेल मार्ग, कौन कौन से रेल मार्ग है, कौन कौन सी स्टेशन इंपॉर्टेंट है, वायु मार्ग, ये सभी नेशनल एयरपोर्ट को जानेंगे। जल संचार के बारे में, जल परिवहन के बारे में जानेंगे और संचार सेवाओं के बारे में जानेंगे आज इस चैप्टर में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और जो जो क्वेश्चन आएंगे वो पॉइंट वाइज मैं आपको कराता चल रहा हूँ और विद क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे जैसे और सभी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। परिवहन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले परिवहन में कौन कौन से आते हैं, चाहे रेल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, चाहे आपका सड़क परिवहन हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। ठीक है, तो परिवहन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवहन के द्वारा ही कच्चा माल कारखानों तक पहुंच पाता है और कारखानों से उत्पाद ग्राहकों तक पहुंच पाते हैं। किसी भी देश में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, सेवाओं को उनके एक कोने से दूसरे कोने तक आवागमन पर उस देश को विकास की दर निर्भर करती है। इसलिए कुशल परिवहन किसी देश से में तेज विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवहन के अलावा संचार की सहूलियत का बहुत महत्व होता है। आज के समय में टेलीफोन, इंटरनेट से संचार सुलभ होता जा रहा है। ठीक है, और भारत आज दुनिया के बाकी हिस्सों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में रेल, सड़क परिवहन, हवाई यातायात, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आदि सभी योगदान भरपूर रूप से दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिला है। बिल्कुल, मजबूत अर्थव्यवस्था ने हमारे जीवन को खुशहाल बनाया है, आपको पता भी होगा। ठीक है, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? एक तो स्थल है, एक जल है, एक वायु है। स्थल में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन होती है। जल के अंतर आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन होता है। और वायु में घरेलू विमान जो कि सार्वजनिक होते हैं और निजी होते हैं। ठीक है, सरकार के और प्राइवेट के होते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा होती है। ये सभी आपको पता होगी, नहीं पता तो मैंने बता भी दिया और आगे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, भारत में सड़कों का जाल आज दुनिया के विशाल सड़क नेटवर्कों में से एक है। भारत में कुल 2.3 मिलियन की बात हो रही है। ठीक है, और किसी की नहीं, किलोमीटर सड़क है। और निर्माण और रखरखाव के मामले में रेल की तुलना में सड़कें बेहतर होती हैं। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, इसके निम्नलिखित कारण कौन कौन से हैं? रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम है। सड़कें ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर बनाई जा सकती हैं। सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ों पर भी आसानी से किया जा सकता है। कम लोगों तक तथा कम सामान की छोटी दूरी तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग से जाने से कम खर्चा होता है। सड़कों के कारण घर घर के तक सामान सेवाएं पहुंचाना संभव हो पाता है, सिर्फ सड़कों के कारण देख लो, लाभ देख लो। ठीक है, जो होते हैं सड़क परिवहन से परिवहन के अन्य साधनों तक कड़ी का काम किया जाता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम। भारत सड़कों के प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको मैं बताऊंगा। ये 6 प्रकार के बांटा हुआ है। सबसे फर्स्ट आपका स्वर्णम चतुर्भुज
राजमार्ग, ये मैं आपको मैप में बताऊंगा। ये 6 लाइन वाला महाराजमार्ग की सड़क परियोजना है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ती है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। इस सुपर हाईवे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है भारत के बड़े शहरों के बीच की दूरी को कम करना। इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, इनको मैं बताऊंगा, अभी मैप में बताऊंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के सुदूर हिस्सों को आपस में जोड़ती है और राष्ट्रीय राजमार्ग देश की मुख्य सड़क प्रणाली बनाते हैं। इन्हें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इनका अपना डिपार्टमेंट होता है जिनके द्वारा इनको जो मतलब कहीं से टूट फूट जाती है उनको बनाया जाता है। राज्य राजमार्ग बोला तो राज्य राजमार्ग के तहत वो सड़कें आती है जो किसी भी राज्य की राजधानी की विभिन्न जिला मुख्यालय में जोड़ती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैप को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपको और इसमें बता देता हूँ कौन सा राज्य है, कौन सा नेशनल राष्ट्रीय है, ये सारी चीजें। ठीक है, आपको दिख रही होगी अब, और थोड़ा सा बड़े कर लेते हैं, ये देखो। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, शायद मेरा फोटो आ गया हो। ठीक है, हाँ, तो इसमें लिख रहा है स्वर्ण चतुर्भुज। स्वर्ण चतुर्भुज, एक मिनट ब्लैक ले लूं। स्वर्ण चतुर्भुज आपका ये रहा, यहाँ से ये दिल्ली है, दिल्ली से लेकर के स्वर्ण चतुर्भुज यहाँ से ये मुंबई जोड़ता है, फिर यहाँ से ये आपका चेन्नई, ठीक है, यहाँ से फिर कोलकाता, ठीक है, फिर यहाँ से क्रॉस होकर के ये फिर आपका जुड़ जाता कहाँ पर, दिल्ली पर। ठीक है, हो गए। अब आता उत्तर दक्षिण गलियारा। अब उत्तर कहाँ पर आपका, यहाँ तो श्रीनगर से ये रहा। ठीक है, श्रीनगर से ये रहा। ठीक है मेरे भाई, कहाँ, कन्याकुमारी। और नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व से लेकर यहां से ये पूरा यहां तक, पोरबंदर तक। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दे रखे हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, ये सभी राज्य राजमार्ग है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम जिला मार्ग को पढ़ लेते हैं। जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों में जोड़ने का काम करते हैं और वाली सड़कों को जिला मार्ग कहते हैं। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अन्य सड़कें जैसे ग्रामीण सड़कें श्रेणी में आती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों के निर्माण में तेजी आई है। इस योजना के इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि ताकि देश के हर गांव पक्की सड़क से किसी मुख्य सड़क को जोड़ सके। ठीक है, कोई गांव ऐसा ना रहे यहाँ पर पक्की सड़क ना हो, इसकी सुविधा न हो। सीमांत सड़कें जैसे कि सीमा पर स्थित सड़कों को इस श्रेणी में रखा गया है। इनका निर्माण रखरखाव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बीआरओ जो होते हैं ना, वो द्वारा किया जाता है। इस संस्था का गठन 1960 में किया गया था ताकि सीमा पर स्थित पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में सामरिक महत्व की सड़कें बन सके। सीमांत सड़कें ने दुर्गम इलाकों के लोगों को जीवन आसान बना दिया है। ये आपको पहाड़ी रास्ते दिख रहा होगा, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ सी जो जगह पर होती है ना, ये देखो देखो पहाड़ी पर चले जाते हैं। ठीक है, आप गए होंगे कभी घूमने हिमाचल उत्तराखंड साइड को, ठीक है, पिकनिक पर। सड़क घनत्व, रोड डेंसिटी, प्रति 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध सड़कों की लंबाई सड़क घनत्व कहते हैं। हमारे देश में हर तरह की भौगोलिक संरचना पाई जाती है, बिल्कुल, इसलिए यहाँ सड़कों का फैलाव एक जैसा नहीं है। एक और जम्मू कश्मीर में सड़क घनत्व 10 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो दूसरी केरल यहाँ आंकड़ा 375 किलोमीटर है। 1996-97 के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश का सड़क घनत्व 75 किलोमीटर था जो मापा गया था। 1996 की बात कर रहा है, ठीक है, तब था 75 पूरे देश का। आज भी भारत में सड़क परिवहन यहाँ की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। विशाल जनसंख्या के हिसाब से सड़कों का जाल काफी नहीं है। आधे से अधिक सड़कें कच्ची हैं। शहरों में तंग और भीड़भाड़ भरी सड़कें हैं। अधिकतर पुल और पुलिया पुराने हो गए हैं और संकरे हो गए हैं। जैसे आपने अपने गाँव में देखा होगा, काफी पुराना पुल होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो रहा होगा, कोई ना कोई ना बहुत से, कोई एक आध बन गो तो ठीक है। रेल परिवहन, हमारे देश में लोगों और माल ढुलाई के लिए रेल ही मुख्य साधन है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। माल के लिए, माल ढुलाई के लिए तो रेल इंपोर्टेंट होती है। रेल से लंबी दूरी तक माल ढुलाई आसानी से होती है। रेल ने व्यवसाय, पर्यटन, तीर्थ यात्रा को बढ़ावा दिया है। रेल भारत के लोगों की आर्थिक जिंदगी को एक धागे से पिरोने का काम करती है। यह कृषि और उद्योग के विकास में मददगार साबित होती है। भारतीय रेल देश के सबसे बड़ा सार्वजनिक सेक्टर का उपक्रम है और भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी आपके रेल मार्ग के मैंने दे रखे हैं, कौन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। प्रॉपर रेल मार्ग का
सड़क परिवहन का, वायु या एयरपोर्ट का प्रॉपर एक मैं अपनी क्लास निकालूंगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे भी मैंने क्वेश्चन में दे रखे हैं सभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके रेल नेटवर्क कैसा है। भारतीय रेल तंत्र में 7,031 स्टेशन है और 63,221 किलोमीटर के लंबे जाल में फैले हुए हैं रेल के। बता रहे 31 मार्च 2004 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेल के पास 7,817 इंजन हैं और 5,321 पैसेंजर हैं। सेवा वाहन है मतलब और 4904 अन्य कोच वाहन है और 2,28,170 वैगन है। ये सभी चीजें आपको पता होगी। जिस चीज की नहीं पता, इंटरनेट गूगल बाबा है, उसको कर लेना। ये भारतीय रेल मार्ग आपके सामने है। ठीक है, और रेल का विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय रेल को 16 जोन में बांटा गया, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी जोनों में बांटा गया? 16। भारत में रेल का विकास या भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिस्थितियों का प्रभाव हुआ है। उत्तर भारत के मैदानी समतल जमीन, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, कृषि संसाधनों का प्रचुरता ने रेल के विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान की। इस इलाके में चौड़ी नदियों के भरमार भी हैं, इसलिए यहाँ पुल बनाने की चुनौतियां भी आई हैं। ठीक है, कि जैसे कि यमुना नदी है, गंगा नदी है, इनके ऊपर का पुल निकालना, इसलिए चुनौतियां। पहाड़ी इलाकों ने निजी पहाड़ियों सुरंगों से होकर रेल लाइनों बिछाई गई हैं। हिमालय के पहाड़ों में दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी है, इसलिए इस क्षेत्र में रेल लाइन बिछाना संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, राजस्थान के रेगिस्तान, गुजरात के दलदली भाग तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के जंगलों में रेल लाइन बिछाना संभव नहीं हो पाया है। सह्याद्री के क्षेत्रों को घाटों और दर्रों से होकर पार करना ही संभव था। हाल के वर्षों में सह्याद्री क्षेत्रों में कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ है, आपको बताया भी था। इससे इस क्षेत्र में यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई से बहुत सुविधा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, आज परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में रेल का महत्व बहुत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अधिक बढ़ गया है। लेकिन रेल परिवहन की अपनी कई समस्याएं हैं। ठीक है, समस्याएं तो हर परिवहन में है। अभी भी कई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति को नुकसान और चोरी की गंभीर समस्या है। कई लोग बिना कारण के जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं। इन सब से रेलवे को भारी नुकसान होता है। ठीक है, पाइपलाइन, जैसे कुछ वर्षों पहले तक पाइपलाइन का उपयोग केवल पानी की सप्लाई के लिए किया जाता था। ठीक है, अब पाइपलाइन का उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और प्राकृतिक गैस सप्लाई के लिए भी होने लगा। कुछ ठोस पदार्थ की सिलरी में पाइपलाइन से सप्लाई किया जाता है। बरौनी, मथुरा, पानीपत जैसे स्थानों में तेल रिफाइनरी का निर्माण पाइपलाइन के कारण संभव हो पाया है। आज गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट पाइपलाइन के कारण ही बन पाए हैं। ठीक है, पाइपलाइन को बिछाने में बहुत अधिक खर्च आता है, लेकिन पाइपलाइन को चलाने में कम से कम खर्च आता है। इससे परिवहन में होने वाली देरी, नुकसान से भी बचा जा सकता है। किससे? पाइपलाइन से। ठीक है, भारत में पाइपलाइन के 3 मुख्य नेटवर्क है। वो पाइपलाइन पूछे भी गए हैं आपसे। ऊपरी असम से गुवाहाटी, ये पूछा गया है, होते हुए कानपुर, बरौनी, इलाहाबाद तक। इसकी बरौनी राजबंद होते हुए हल्दिया तक और राजबंद से मैरीग्राम तक और गुवाहाटी से सिलीगुड़ा की शाखाओं में भी है। गुजरात में सलाय में वीरगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत से होते हुए पंजाब के जालंधर तक और इसकी शाखाएं कोयली और चक्सू तक की हो जाती हैं। ठीक है, गुजरात के हजीरा से निकलने वाले गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश से जगदीशपुर को जोड़ती है। इसकी शाखाएं राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बबराला में अन्य स्थानों तक की जाती है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रॉपर स्टेट वाइज सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, कौन कौन सी पाइपलाइन कहां पर गुजरती है। अब नेक्स्ट है जल परिवहन। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है कि यह परिवहन सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन भारी और विशाल सामान को ले जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसमें ईंधन की कम खपत होती है। यह पर्यावरण हितोषी भी है। ठीक है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, भारत में अंतः स्थलीय नौचालन मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसमें 3700 किलोमीटर मोटर चालित बोट के लायक हैं। ठीक है, सिर्फ। और ये आपके सामने उत्तरी पूर्व राज्यों के आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। ये देख लो आप, नाव में गाड़ी वाड़ी लोग वगैरह एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया, जैसे कि नंबर 1 है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच की गंगा का मार्ग 1620 किलोमीटर नौगम्य है। जलमार्ग की संख्या है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद से हल्दिया पूछ सकता है आपको। सदिया से धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र का मार्ग 891 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है केरल से पश्चिम तटीय कोट्टापुरम से कोमान तक और उद्योग मंडल चंपारण नहरें 205 किलोमीटर हैं। ठीक है, इसका जल मार्ग संख्या 3 है, वो संख्या 1 थी, संख्या 2 सदरिया धुबरी है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी, कृष्णा, सुंदरवन, बराक, बंकिम कैनाल, ब्राह्मणी, पूर्व पश्चिम नहर और दामोदर घाटी नहर का अन्य सक्षम जलमार्गों की श्रेणी में आता है।
ठीक है, इनको सबका एक ही है। प्रमुख समुद्री पतन क्या है? मेजर सी पोर्ट। भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। इसमें 12 प्रमुख और 181 मध्यम छोटे पतन है। पतनों की बात हो रही है, ठीक है, बंदरगाहों की बात हो रही है। देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% प्रमुख पतनों से संचालित और विभाजन के बाद कराची पतन भारत के पास से निकल गया, इसलिए मुंबई के पतन पर लोड हटाना जरूरी हो गया था। इसलिए आजादी के तुरंत बाद कच्छ में कांडला के पतन को विकसित किया गया, और कांडला जो कि आज के समय गुजरात में है, कांडला पतन एक ज्वारीय पतन है। ठीक है, ज्वारीय पतन बोला तो नवीकरणीय जो मैंने आपको बताया भी है पिछले चैप्टर में। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात औद्योगिक खाद्यान्न निर्यात आयात को सुचारू तरीके से संचालित करता है। मुंबई एक विशाल पतन है जहां प्राकृतिक रूप से खुले और बड़े हार्बर हैं। ठीक है, हार्बर। मुंबई के पतन पर भी भीड़ कम करने के लिए पास में ही जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया है, और गोवा का मारमागांव पतन लोहा इस्पात के निर्यात के लिए अग्रणी पतन है। इस पतन से भारत के लोहा इस्पात के निर्यात का 50% हिस्सा संचालित है। ये मुंबई पतन में जहाज पर ट्रकों को ले जाते हुए ये दिख रहे हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक के न्यू मंगलोर पतन में केंद्र में कान खान निकलते हैं। पूर्व तट में तमिलनाडु को तूतीकोरिन पतन निकलता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। और कांची पतन सुंदर दक्षिण पश्चिम में लैंगून मुहाने पर स्थित है। ठीक है, इसमें जो यहाँ का एक प्राकृतिक हार्बर है पूर्वी तट पर, जो तमिलनाडु तूतीकोरिन पतन है उससे आसपास के इलाके समृद्ध है, इसलिए यहाँ से श्रीलंका, मालदीव, भारत के तटीय इलाकों के लिए विविध प्रकार के वस्तुओं का व्यापार संचालित है। न्यू मंगलोर पतन पर टैंक द्वारा कच्चे माल का निर्माण करना है। नेक्स्ट आपका बड़े आकार के कार्गो को उठाने की सुविधाओं को मुक्त तूतीकोरिन पतन आपके सामने है। ठीक है, सभी चीजें विद क्वेश्चन के साथ आपको दे रखी हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। चेन्नई का पतन सबसे पुराना कृत्रिम पतनों में से एक है, और व्यापार की मात्रा में माल ढुलाई के मामले में इसका स्थान मुंबई का बाद दूसरा स्थान है। किसका? चेन्नई का। ठीक है, विशाखापट्टनम को जमीन से घेरा हुआ है और गहरा और सुरक्षित पतन है। इस पतन का निर्माण मूल रूप से लोहा इस्पात के निर्यात के लिए किया गया है। सिर्फ यहाँ विशाखापट्टनम की बात हुई है। ठीक है, उड़ीसा का पारदीप पतन लोहा इस्पात के निर्यात के लिए करता है। ठीक है, कोलकाता में क्या अंत में स्थलीय नदी पतन है। इस पतन में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों को समृद्ध इलाकों जोड़ा गया है। कोलकाता की बात हुई है तो वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी तो आई जाती है। ठीक है, गंगा उसका सहायक हो जाती है। और एक ज्वारीय पतन होने के कारण इस पतन में हुगली के तलछट के जमाव में नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता के पतन से भी भीड़ हटाने के उद्देश्य से हल्दिया पतन का निर्माण हुआ है। पूछ सकता है कोलकाता से पतन को हटाने के लिए या हल्का करने के लिए, उस पर जो भारी भरकम भीड़ रहती थी उसको हटाने के लिए कौन सा पतन खोला गया? हल्दिया का पतन। ठीक है, इसका निर्माण किया गया है, ये आपके सामने है। अब हम पढ़ेंगे वायु परिवहन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूं। हाँ, वायु परिवहन के बाद संचार सेवाएं कल करेंगे, आज वायु परिवहन कर लेते हैं बस। ठीक है, वायु परिवहन क्या है? एयर ट्रांसफॉर्मेशन, जो 1953 मतलब 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब हुआ पूछ सकता है आपका वायु परिवहन का। ठीक है, उससे पहले वायु परिवहन केवल निजी कंपनी के हाथ में था, मतलब प्राइवेट था। भारत में अंतरदेशीय उड़ाने सेवा एयर इंडिया एयरलाइंस और कुछ निजी सेक्टर एयरलाइन द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सेवा में देती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को उत्तरी और पूर्वी राज्यों में दुर्गम इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करते हैं। वायु परिवहन में दुर्गम इलाके जैसे कि ऊंचे पहाड़, कठिन रेगिस्तान, घने जंगल, दूर दराज जगहों को आसानी से पहुंचा जा सकता है। किसके द्वारा? इन्हीं वायु परिवहन द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा। ठीक है, ये आपके सामने मुख्य पतन है। इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन भी दे रखे हैं जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये समुद्री पतन पर ऐसा निशान है और हवाई जहाज पर हवाई जहाज का पतन, ठीक है, निशान है आपके सामने। ठीक है, संचार सेवाएं, ये सारी चीजें हम कल करेंगे विद क्वेश्चन के साथ। आज पार्ट 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो इसी के साथ आज मेरी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, ठीक मेरे भाई। हाँ, काफी है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर, कोई बात नहीं, इसमें संचार सेवाएं कर लेंगे और एक और जो बचा है उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से यहीं पर विराम लूंगा, इस क्लास को विदा लेना चाहता हूँ। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि आपके जो एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी और DSSB के तो पेपर चलने वाले हैं, पेपर चल रहे हैं, और केवीएस के जो पेपर चलने वाले हैं कुछ दिनों में आ जाएगी डेट आउट। ठीक है, उसको आप प्रॉपर तरीके से कर लेना। ठीक है, DSSB तो हो चुके हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है,
तो इसी के साथ हम विदा लेने चाहते हैं। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं तो यही कहूँगा, आप कहीं मत जाओ, फ्री सेवा मेरे चैनल पर पाओ और खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। बिल्कुल फ्री सेवा है, कोई निःशुल्क पैसा है। आप बिल्कुल कंसंट्रेट से अपने ये माइंड से ये निकाल देना कि कहीं से इस बैच को जीके के लिए खरीदूं या नहीं खरीदूं। जीके का माध्यम मेरा ही बहुत है। आप जीके से रिलेटेड कहीं भी मत भटको, सीधा मेरे चैनल पर लाओ और आराम से देखो। 6 to 10 चैप्टर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाए मैंने। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।